Hello students, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So let's start today's lecture. So today जो है आज हम लोग पार्ट बी के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट ए डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 3 का रूरल इकोनॉमी। तो रूरल इकोनॉमी का पार्ट ए जो है हम अपलोड कर दिए। अब नाउ इट्स टाइम फॉर पार्ट बी। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। 3.5 स्ट्रक्चरल चेंजेस इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन रूरल इंडिया। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट देखना है। अब ये क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे। स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या होता है आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में इन रूरल इंडिया। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चरल चेंज रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन इन द कंपोजिशन ऑफ ए इकोनॉमी। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल चेंज क्या होता है, लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे कोई इकोनॉमी है, ठीक है, इकोनॉमी है वेदर इट इज़ रूरल और अर्बन, उसमें डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर से आपका इनकम आ रहा होगा। जैसे एग्रीकल्चर से आ रहा होगा, फिर कंस्ट्रक्शन से आ रहा होगा, मैन्युफैक्चरिंग से आ रहा होगा, सर्विसेज से आ रहा होगा, बहुत सारा सेक्टर है और भी बहुत सारा सेक्टर होगा। तो ये सब से मतलब कि इनकम आ रहा है और उससे मिल के बन रहा है इकोनॉमी। ठीक है, तो समय के साथ साथ क्या बदलाव आया ये सब सेक्टर में, उसी को बोलते हैं स्ट्रक्चरल चेंज। जैसे एग्रीकल्चर पहले आपका 50% इनकम प्रोवाइड कर रहा था, 10 साल बाद आपका 40% प्रोवाइड करने लगा, 10 साल बाद और मतलब 20 साल बाद 30% करने लगा। तो ये एक तरह से समय के साथ क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो वही जो आपका कंपोजिशन है जिससे मिल के इकोनॉमी बना है, ठीक है, एग्रीकल्चर कंस्ट्रक्शन ये सब जैसे ये सब से मिल के इकोनॉमी बना है। तो इसमें क्या चेंज आ रहा है, ठीक है, लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन इन द कंपोजिशन ऑफ इकोनॉमी, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, ठीक है, particularly the shift of economic activity and employment from agriculture to non agriculture sector। तो इसमें particularly हम लोग कौन सा शिफ्ट देखने वाले हैं, एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में, सच एज मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन एंड सर्विसेज। ठीक है, तो हम लोग एक्चुअली में तो रूरल इंडिया का बात करेंगे। तो रूरल में पहले जो है सबसे ज़्यादा इनकम कौन सा सेक्टर जनरेट करता था, ठीक है, उसके बाद उसमें क्या बदलाव आया, कौन सा सेक्टर उसका बूम किया समय के साथ, ठीक है, विथ पीरियड एंड टाइम। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, in the context of rural India, this change is crucial for understanding how rural livelihood, income generation and employment opportunities have evolved over time। तो ये जो चेंजेस से हम लोग को पता चलेगा गांव में, ऑब्वियसली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रूरल इंडिया, ये सब चेंज से हम लोग को पता चलेगा कि रूरल लाइवलीहुड में क्या बदलाव आया, इनकम जनरेशन जो पहले एग्रीकल्चर से होता था अब कहाँ से हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग से कितना हो रहा है, फिर बाकी सबसे क्या हो रहा है। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में जो आदमी पहले खेत में ही काम करता था खाली, अब कहाँ कहाँ काम कर रहा है, वो समय के साथ क्या क्या इवॉल्व हुआ, कैसे कैसे चेंज हुआ, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, द ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। थोड़ा सा हम लोग एनडीपी भी समझ लेते हैं, पिछले बार भी टर्म आया था तो हम इजी करने के लिए उतना उसको डिटेल में ध्यान नहीं दिए थे। तो अभी देखते हैं एनडीपी भी, ये काफ़ी ज़रूरी भी है। एक होता है आपका जीडीपी, एक होता है एनडीपी। तो जीडीपी में जीडीपी का फुल फॉर्म क्या हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई कंट्री जो है, अगर हम कंट्री का बात करें तो कोई कंट्री है तो उसका टोटल जो आपका कितना, मतलब कि जितना गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जितना उसमें मान लीजिए एक साल में जितना भी गुड्स या फिर सर्विसेज प्रोवाइड किया, तो उससे टोटल उस प्रोडक्ट का टोटल वैल्यू क्या है, वो आपका दर्शाता है जीडीपी। और एनडीपी क्या होता है, ये होता है आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ये भी
सेम चीज़ है, बस इसमें जो है हम लोग डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसको हम लोग एक एग्जांपल के तरीके से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक ओवन खरीदें। ठीक है, मान लीजिए आप एक ओवन खरीदें, एक सिंपल सा एग्जांपल है। खरीदे आप 10,000 में। अब ये ओवन आप 10,000 में खरीदे। मान लीजिए इसका यूज़ किया पिज्ज़ा बनाने में। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल है, पिज्ज़ा बनाने में जी यूज़ किए इसको। अब ये एक साल में करीब 20 लाख का पिज्ज़ा बना दिया। ठीक है, 20 लाख का पिज्ज़ा, मतलब ये आपका नेट इनकम हुआ इस ओवन के थ्रू। फिर ये ज़्यादा हो गया, पर ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। तो 20 लाख का जो है ये आपको इनकम दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम खाली जीडीपी का सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो नेट इनकम आपका कितना हो गया, ग्रॉस इनकम क्या हो गया, 20 लाख। लेकिन अगर हम एनडीपी का बात करेंगे तो ये ओवन जो आप 10,000 में लिए थे, एक साल बाद आपका ये इसमें जो आपका डेप्रिसिएशन आएगा, ठीक है, वीयर एन टीयर हो जाएगा, इसका सेम दाम तो रहेगा नहीं 10,000। तो इसका जो है आपका दाम क्या होगा, घट जाएगा। मान लीजिए 5,000 हो गया नेट, उस समय का नेट वैल्यू 5,000 हो जाएगा। तो उस केस में जो 20 लाख था उसमें हम लोग 5,000 घटा देंगे। तो जो घटाने के बाद जो आपका आएगा वो हो जाएगा एनडीपी। ठीक है, आसान भाषा में वो क्या हो जाएगा आपका एनडीपी। क्लियर है? The growth rate of output, net domestic product and employment shows wide variation across sector and period. चलिए ये तो हम लोग देखेंगे कि अलग अलग सेक्टर में जो आपका ग्रोथ रेट क्या है एनडीपी का, क्लियर है, और एम्प्लॉयमेंट वो कितना जनरेट कर पा रहा है वो सेक्टर, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में ध्यान देंगे। ठीक है, दीज वेरिएशंस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजिशन ऑफ द रूरल इकोनॉमी। तो ये वेरिएशन से हम लोग को पता चले कि जो रूरल इकोनॉमी है वो उसका ट्रांजिशन कैसे हो रहा है। तो मतलब एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चरल में हो रहा है, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में हो रहा है, कैसे हो रहा है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब इसको अच्छे से एनालाइज कर सके कि सेक्टर वाइज क्या ग्रोथ रेट है, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट ये सब का, तो उसके लिए हम लोग जो है ना 3 पीरियड में हम लोग बांटे हैं इसको सेक्टर को समझने के लिए। एक तो आपका 1970-71 से 1993 टू 94, इसको हम लोग बोले हैं प्री रिफॉर्म पीरियड। ठीक है, मतलब इस समय को 71 से लेके 93-94 वाले समय को हम लोग प्री रिफॉर्म पीरियड बोले हैं। अब देखिए इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि इस समय किस सेक्टर में क्या ग्रोथ रेट था, ठीक है, और कितना वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा था। फिर वैसे ही हम लोग इसमें भी देखेंगे 1993, 94 टू 2004 एंड 5, जिसको हम लोग बोले पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। फिर 2004-5 टू 2011-12, ये है आपका इकोनॉमिक एक्सेलरेशन पीरियड। तो इकोनॉमिक एक्सेलरेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें ग्रोथ रेट काफ़ी आपका ज़्यादा है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम लोग एक टेबल का सहारा लेंगे। नीचे टेबल है, इसमें आपको दिया हुआ है ग्रोथ रेट इन रूरल एनडीपी एट 2004-5 प्राइसेस, इसको बेस मान लिया गया 2004-5 प्राइसेस। ठीक है, एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज में, ये हम लोग देखेंगे। तो शुरू से समझते जाएंगे 1971 से 74, तो ये क्या है आपका प्री रिफॉर्म पीरियड है। ठीक है, ये और ये आपका प्री रिफॉर्म पीरियड 1973-94 प्री रिफॉर्म पीरियड। तो यहाँ हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर में ग्रोथ रेट क्या था, 2.57 था। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में इधर पीरियड दिया हुआ है, इधर सेक्टर आपका डिवाइडेड है। एग्रीकल्चर में 2.57 था। मैन्युफैक्चरिंग का बात करें तो 5.18, कंस्ट्रक्शन का बात करें तो 3.94, सर्विसेज में 6.10, नॉन एग्रीकल्चर 5.70,
तो टोटल जो ग्रोथ रेट था आपका 3.72 था ओवरऑल। यहाँ पे हम देखेंगे सबसे कम आपका ग्रोथ रेट जो है एनडीपी में सबसे कम किसका है, एग्रीकल्चर का, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ रेट ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन का ज़्यादा है, सबका ठीक ही है। आपका एग्रीकल्चर का सबसे कम है। अगर एम्प्लॉयमेंट का बात करें, ठीक है, तो एग्रीकल्चर एनडीपी में उसका शेयर है 2.57%, मतलब आउटपुट इतना है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेट ये भी थोड़ा कम कर रहा है, 1.72% ही इसमें ग्रोथ आया है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में। वही मैन्युफैक्चरिंग का बात करें तो इसमें भी आपका ग्रोथ थोड़ा कम है। क्लियर। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, कंस्ट्रक्शन में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ अच्छा खासा है, जितना आपका शेयर नहीं उससे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट ये जनरेट कर रहा है। फिर सर्विसेज में कम है, नॉन एग्रीकल्चर में भी कम है, टोटल ओवरऑल कम आ रहा है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट मतलब कि जितना सेक्टर आपका रूरल इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर रहा है उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है। खैर अभी हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि ये प्री रिफॉर्म पीरियड का तो ये बात था। अगर हम पोस्ट रिफॉर्म पीरियड का बात करें, पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, तो ये आपका पोस्ट रिफॉर्म पीरियड है 1994 से 2005 तक। इसमें एग्रीकल्चर का जो शेयर है और घट गया है, ठीक है। जो पहले 2.57 था, अब देखिए कैसे मतलब चेंजेस आ रहा है, स्ट्रक्चरल चेंज जो ऊपर हम लोग डेफिनेशन देखे थे, पहले 2.57 था, अभी 1.87 हो गया, ठीक है। तो इसमें इसका शेयर काफ़ी कम हो गया एनडीपी में, मतलब कि ग्रोथ रेट जो है काफ़ी कम हो गया। वही आपका मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ रेट बढ़ा है, कंस्ट्रक्शन में भी बढ़ा है, सर्विसेज में इंक्रीज़ किया है, नॉन एग्रीकल्चर में भी इंक्रीज़ किया है। इसमें ग्रोथ रेट अच्छा इंक्रीज़ कर रहा है, बाकी सेक्टर में सिवाय एग्रीकल्चर में इसमें ग्रोथ रेट कम है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इकोनॉमिक एक्सेलरेशन पीरियड 2004-5। 4-5 क्या था, इकोनॉमिक एक्सेलरेशन पीरियड। इसमें देखेंगे एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट भी बढ़ा है, ठीक है, 4-5 में। मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कंस्ट्रक्शन भी बढ़ा है, सर्विसेज में आपका ग्रोथ रेट कम आया है, नॉन एग्रीकल्चर में भी बढ़ा है, ठीक है। तो ओवरऑल अच्छा खासा ग्रोथ रेट है। दिक्कत आ रहा है आपका एम्प्लॉयमेंट में, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहा है ये सब। जैसे अगर एग्रीकल्चर का बात करें तो 1973-74 में 1.72% एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा था ही, 94 से 2005 तक में 0.74। एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ रेट काफ़ी कम है। वही 2005 टू 12 में आपका ग्रोथ रेट और कम है, माइनस में चल गया 2.04, मतलब कि जो इंसान पर काम कर रहे थे उसको भी निकाल दिया गया है, ठीक है। वही अगर मैन्युफैक्चरिंग का बात करें तो जहाँ मैन्युफैक्चरिंग में इकोनॉमिक एक्सेलरेशन पीरियड में इतना एनडीपी में शेयर है 15.87, ग्रोथ रेट इतना है, ठीक है। तो इतना अगर ग्रोथ रेट है तो उस हिसाब से आपका एम्प्लॉयमेंट में भी ग्रोथ रेट आना चाहिए, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में जो आपका सबसे कम ग्रोथ रेट है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में इतना कम ग्रोथ रेट है। इसका मतलब ये हो रहा है कि ज़्यादातर काम जो मैन्युफैक्चरिंग का हो रहा है वो मशीन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। ज़्यादातर काम मैन्युफैक्चरिंग में जो हो रहा है वो कैपिटल इंटेंसिव है, थ्रू मशीन्स हो रहा है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में कोई दिक्कत नहीं, एम्प्लॉयमेंट अभी तक ये बरकरार रखा है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अच्छा खासा जनरेट कर रहा है, जितना आपका शेयर नहीं है एनडीपी में उससे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। सर्विसेज में भी आपका एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट हो रहा है, 1.35% है। मतलब सबसे बुरा स्थिति है आपका इसका मैन्युफैक्चरिंग का। यहाँ पे आपका इनकम तो अच्छा जनरेट हो रहा है,
बढ़िया ग्रोथ रेट है, लेकिन उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट ये लोग जनरेट नहीं कर रहा है। फिर नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में देखेंगे तो ये भी उतना ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो अगर ओवरऑल का बात करें तो -0.28 आपका एम्प्लॉयमेंट चल रहा है। इकोनॉमिक एक्सेलरेशन पीरियड का हम खाली बात किए तो मैन्युफैक्चरिंग में आपका ग्रोथ रेट जो है काफ़ी कम है। एग्रीकल्चर में तो नेगेटिव हो गया है, खैर इसका ग्रोथ रेट भी कम था एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो जब एनडीपी में इतना परसेंट से ग्रोथ रेट कर रही है तो उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है। अब इतना जो हम लोग देख लिए एग्रीकल्चर ये पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में 1971 से 94, तो आपका एग्रीकल्चर का शेयर 2.57 था, वही बाकी सबका ज़्यादा था। यही चीज़ हम लोग वो वन बाय वन पढ़ेंगे। प्री रिफॉर्म पीरियड 1970 71 से 1993 94 तक था। तो यहाँ पे हम लोग वही चीज़ लिखा हुआ है जो हम लोग ऊपर देखे। ग्रोथ रेट आपका 1970s में कितना था, 2.57% था। वही नॉन फार्म सेक्टर जो है वो ग्रो कर रहा था 5.70% से, वही है 2.57 था। नॉन फार्म सेक्टर जो है 5.70 से ग्रो कर रहा था। अब बाकी सबका भी 5.18 है, 3.94 है, ऐसे करके तो यही चीज़ लिखा है 5.18 3.94 6.10। तो बाकी जितना भी नॉन फार्म एक्टिविटीज़ था, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, सर्विसेज हो गया, ये सब का शेयर दिया हुआ है। मतलब जो आपका टेबल था वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब इससे क्या हुआ है, as a result of this differential growth, the share of agriculture in rural NDP declined from 72.4% in 1970 to 71 to 57% in 1993 to 94। तो इसमें देखिए कि जो एग्रीकल्चर का शेयर है रूरल एनडीपी में वो काफ़ी डिक्लाइन हुआ, जहां 1970-71 में 72.4% था एग्रीकल्चर का शेयर, वही आपका 1993-94 में 57% ही रह गया। ठीक है, एनडीपी में शेयर क्लियर है, जहाँ पे 72.4% था वो 57% में तब्दील हो गया 1993-94 तक आते हैं। तो मतलब इसका मतलब है कि आपका रूरल इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर से शिफ्ट कर रहा है नॉन एग्रीकल्चर में। ठीक है, नॉन फार्म जॉब्स ज़्यादा, नॉन फार्म इनकम ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये शिफ्ट कर रहा है। द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज इंक्रीज्ड, इंडिकेटिंग द इनिशियल डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रूरल इकोनॉमी। तो ये भी हम लोग देखें कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का जो आपका शेयर है वो इंक्रीज कर रहा है। इसको हम लोग ग्राफिकल तरीके से भी समझ गए, एग्रीकल्चर, नॉन फार्म सेक्टर। तो ग्रोथ जो था वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 5.70 था, अभी जस्ट हम लोग देखें इसमें 2 पॉइंट कुछ था। इसी को बार ग्राफ से हम लोग दिखाएं। ठीक है, ये प्री रिफॉर्म पीरियड है, ग्रोथ ऑफ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ प्री रिफॉर्म पीरियड है, मैन्युफैक्चरिंग में क्या ग्रोथ रेट था, कंस्ट्रक्शन में, सर्विसेज में। एग्रीकल्चर का पहले जो है आपका 72.4% था शेयर, अभी एग्रीकल्चर का घट के हो गया 57%। कब, ईयर 1993 से 94 में, जहाँ 1970-71 में इतना परसेंट था 72.4, वो घट के हो गया 57% बस 1993-94 में। उसके तो और डिक्लाइन किया है, वो भी हम लोग देखेंगे। अभी तो प्री रिफॉर्म पीरियड का बात कर रहे थे, नाउ इट इज़ पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। ये पूरा चीज़ जो है हम लोग टेबल में देख चुके हैं। एग्रीकल्चर का ग्रोथ डिक्लाइन हुआ था, 1.87% पर एनम हो गया था। ठीक है, वही नॉन फार्म इकोनॉमी एक्सेलरेट किया था, वो बहुत स्पीड में बढ़ा था 7.93। तो ये चीज़ हम लोग टेबल में देख चुके हैं। ठीक है, अब इसका जो है आपका इस चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ा सेक्टर वाइज कंपोजिशन में, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये चीज़ तो टेबल में दिया हुआ था। ओवरऑल रूरल इकोनॉमी कैसे ग्रो किया 5.06% से, विच इज़ हायर देन द प्री रिफॉर्म पीरियड ऑफ 3.72। खैर एक बार हम दिखा देते हैं पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में।
तो यहाँ पे देखिए पोस्ट रिफॉर्म पीरियड 1994 है, तो ओवरऑल इकोनॉमी और ये पूरी में क्या 3.72 था ओवरऑल में। फिर आपका प्री रिफॉर्म पीरियड में 5.06 हो गया ओवरऑल ग्रोथ। वही आपका और स्टैग्नेंट हुआ, मतलब कि ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर और स्टैग्नेंट हो गया, जहाँ 2.57% था वो 1.57 हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ा। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन रूरल एनडीपी डिक्लाइंड शार्पली फ्रॉम 57%, अब 1993-94 में था, वो कितना में आ गया 38.9% इन 2004 एंड 5। मतलब एग्रीकल्चर का शेयर जहां हम लोग स्टार्ट किए थे 72.4% से 1970s में, ठीक है, इस समय एग्रीकल्चर का शेयर एनडीपी में जहाँ पर 72 पॉइंट कुछ परसेंट था, ठीक है, मतलब नियरली 73% था, वो 57% हो गया 1993-94 तक आते आते। फिर 2004-5 तक आते आते 38.9% ही बचा। By 2004 and 5, the rural economy had become predominantly non-agriculture in terms of output. तो 2004-5 तक आते आते रूरल इकोनॉमी ज़्यादातर आपका नॉन एग्रीकल्चर में चेंज हो गया in terms of output. The decline in agricultural growth was partly offset by faster growth of non-farm sector. तो ये जो आपका एग्रीकल्चर ग्रोथ का डिक्लाइन है, एक्चुअली में डिक्लाइन वैसा नहीं हो रहा है, बाकी जो नॉन फार्म सेक्टर है उसका जो आपको फास्टर ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, पार्टिकुलरली कंस्ट्रक्शन एंड सर्विसेज। एक टेबल 2 है जो कि आपको बता रहा है सेक्टोरल शेयर ऑफ एनडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज फ्रॉम 1970 टू 2012% में। ठीक, तो अब देखिएगा शेयर इन पर सबसे पहले हम लोग रूरल एनडीपी देखेंगे एट करंट प्राइसेस। यहाँ पे ईयर है, फिर एग्रीकल्चर का क्या शेयर है, मैन्युफैक्चरिंग का क्या है, कंस्ट्रक्शन का क्या है, सर्विसेज का क्या है। तो 1970s में 71 में 72.4% हिस्सा जो आपका एनडीपी का था वो एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता था। वही मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम था, 5.9 था, कंस्ट्रक्शन 3.5 ही था, सर्विसेज था 17.1। लेकिन समय के साथ अब जो है आपका जैसे जैसे समय बीतता गया 2011-12 का बात करेंगे तो ये जो आपका एनडीपी में शेयर जो पहले 72.4% हुआ करता था, अब धीरे धीरे घट के हो गया 39.2%। मतलब एग्रीकल्चर से इनकम उतना नहीं हो पा रहा है जितना बाकी सेक्टर से हो रहा है। वही मैन्युफैक्चरिंग जो आपका 5.9% ही शेयर देता था एनडीपी में, धीरे धीरे वो बढ़ते गया, अभी 18.4% है 11-12 में। अभी तो इसका और हिस्सा बढ़ गया होगा, ये टेबल जो है इग्नू का बुक में उससे हम निकाले हैं। एक्चुअली पूरा बुक ही है, बस उसका हम लैंग्वेज थोड़ा चेंज किए, उसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में था, उसको इजी लैंग्वेज में हम ट्रांसफॉर्म किए। भाई कंस्ट्रक्शन का शेयर भी धीरे धीरे आपका बढ़ा है एनडीपी में, सर्विसेज का शेयर भी बढ़ा है। ठीक है, अगर हम लोग एम्प्लॉयमेंट का बात करें तो पहले जो है एग्रीकल्चर में आपका 85.5% जो है हिस्सा, मतलब इतना लोग जो है एम्प्लॉयड थे एग्रीकल्चर में ही। ठीक है, वही घट के हो गया आपका 2011-12 में 64.1% ही जो है एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। लेकिन ये जो है आपका एग्रीकल्चर में शेयर इतना कम है, ठीक है, इतना ही आपका इनकम जनरेट कर पा रहा है, मतलब इतना ही परसेंट हिस्सा है उसका एनडीपी में। ठीक है, लेकिन अभी भी एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में ही है। ठीक है, और इतना ही इनकम जनरेट हो रहा है लेकिन सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है एग्रीकल्चर। वही मैन्युफैक्चरिंग जो है वो उसका हिस्सा एनडीपी में आपका 18.4% है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट काफ़ी कम प्रोवाइड कर रहा है 8.6% ओनली। कंस्ट्रक्शन ठीक है 10.5% हिस्सा है उसका, 10.7% प्रोवाइड कर रहा है। अगर सर्विसेज का बात करें तो 27% हिस्सा है इसका रूरल इकोनॉमी में। ठीक है, लेकिन ये एम्प्लॉयमेंट कम प्रोवाइड कर रहा है 15.5% ही। क्लियर है।
तो इसका जो आपका सोर्स है आपका चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ रूरल इकोनॉमी ऑफ इंडिया, यहाँ से लिया गया है, नीति आयोग।